दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बंदर बे सुल्ताना के कहने पर उक्तम बे और बैंग खातून के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि काई कबीले में उनकी चूंकि रिश्तेदारी अब होने वाली है, इसलिए वो काई कबीले में जाकर फिर का खात्मा कर दें। दूसरी तरफ हमने देखा था कि नईमान को इस्लाम की दावत देने के लिए शेख अदबाली, उस्मान बे और नईमान एक खेमे में बैठे होते हैं, जहां पर शेख अदबाली को उस्मान बे कहते हैं कि इन्हें राय रास्त पर लाने के लिए या मुसलमान बनाने के लिए इन्हें इस्लाम का पैगाम दे। इतने में नईमान कहता है कि गोक टांगरी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, उसने मुझे चुना है ताकि मैं लोगों में उसका गजब पैदा कर सकूं। शेख अदबाली भी कम नहीं होते और चूंकि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद होती है, इसलिए वो उन्हें इस्लाम की दावत अपने तरीके से देते हैं, यानी कि नरमी के साथ, जैसा कि इस्लाम ने हमें सिखाया है। इतने में नईमान कहता है कि वो क्यों तुम्हारा इस्लाम कबूल करे। शेख अदबाली उनसे लाजवाब कर देते हैं और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद वो खेमे में जाने के बाद शेख अदबाली की बातों को दोबारा से याद करता है और यकीनन उस पर शेख अदबाली और उस्मान बे का बहुत ही ज्यादा असर होता है। यकीनन इस्लाम है ही ऐसा मजहब जिससे दिलों को ताजगी मिलती है। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके बाद दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि उस्मान बे के साथियों में से बहुत सारे जो नामवर साथी होते हैं वो एक खेमे में मौजूद होते हैं, जहाँ पर वो नईमान के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो ये बताते हैं कि नईमान इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो दूसरों को अपनी ताकत का नशा नहीं दिखाता, बल्कि वो खुद इतना ताकतवर खुद को समझता है कि वो अकेले अपने चंद साथियों के साथ कई कबीले में आन पहुंचा, इसलिए वो खतरनाक है और दूसरों से मुख्तलिफ है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था कि उस्मान बे और रहान की तबीयत ठीक होने की खुशी में मालून खातून के साथ मौजूद होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपनी बीवी यानी कि मालून खातून को कहते हैं कि अब उरहान जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद नईमान सुबह के वक्त हमें लोहार की दुकान पर काम करते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर वो एक तलवार को ठीक करने में लगा होता है। वहाँ पर उसका हकीम जो कि इबादत करने के लिए बहुत ही ज्यादा उनके गोक टांगरी के लिए अहमियत रखता है, वो वहाँ पर आ जाता है और नईमान को कहता है कि क्या तुम उरहान को ठीक करके उस्मान की मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो, या अपने मकसद से जो हम पूरा करने के लिए आए थे उसको भूल चुके हो। यहाँ पर नईमान अपने उस हकीम को बताता है कि मैं इस तलवार की तरह हूँ जो अपने दुश्मनों को हर वक्त काट देगी, लेकिन नईमान ये भी कहता है कि उस्मान एक ऐसे चिनार के दरख्त की मानद है जो अगर खुद जलेगा तो सबको जला कर राख कर देगा। इतने में ये बातें चल ही रही होती है कि उस्मान बे नईमान के पास पहुंच जाता है और उससे बातें करना शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो नईमान से पूछता है कि क्या उसकी खातिर तवाज़ु अच्छी की गई थी, जिस पर वो उस्मान बे का शुक्रिया भी अदा करता है। लेकिन यहाँ पर वो फखरी अंदाज में कहता है कि अब वो दोबारा वापस लौट कर आएगा। वो उस्मान की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, यकीनन उसके इरादे नेक नहीं होते और वो ये कभी नहीं भूलेगा कि वो यहाँ पर क्या करने आया था। चूँकि उस्मान बे उसे अपनी चाल के बारे में नहीं बताते, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से चले जाने के बाद उस्मान बे बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बेटे उरहान को ठीक किया था। इस तरह से नईमान की यहाँ से वापसी हो जाती है। इसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है कि बैंगे खातून एलिचक के साथ कई कबीले में मौजूद होती है, जहाँ पर वो फिरक से मिलने के लिए जाती है। जब वो फिरक से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है तो वो फिरक के गले पर अपना चाकू रख लेती है और करीब आते ही फिरक को कानों में कुछ कहती है। वो फिरक को कहती है कि वो इसे यहाँ से छुड़वा लेगी बहुत जल्द। फिर इसके बाद इस सीन का भी इख्तिताम हो जाता है। इसके बाद उस्मान बे को अपने साथियों के साथ खेमे में दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके जिम्मे उस्मान बे कोई ना कोई काम लगाते हैं। उस्मान बे तुर्गुत बे को कहते हैं कि वो एनागोल के लिए दोबारा से कोशिशें शुरू करेगा और वो ओलफ के खिलाफ जंग करेगा। ओलफ को वो अपने जाल में फंसाएगा और इसके नतीजे में उससे एनागोल वापस लेगा, जो बिल्कुल आपको देखने में ऐसा ही मिलेगा। इसके बाद उस्मान बे मालून खातून से मुखातिब होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यानी शहर लेने के लिए यानी शहर में जाओगी और सल्जोक सिपाहियों से अपना यानी शहर वापस लोगी और हम अपना इक़्तिदार दोबारा से हासिल करेंगे। उस्मान बे इसके पीछे बहुत ही बड़ी चाल रखी होती है और वो इस बहुत ही ज्यादा पुर एतमाद होते हैं। इसके बाद वो कोनूर एल्प को बताते हैं कि सरदारों की तरफ से या किसी भी तरफ से
तमाम रास्तों का घेरा कर लिया जाए और इन रास्तों पर जो भी सोना आए उसे अपने अंडर कर ले ताकि हम बाद में इसको इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नईमान अपने साथियों के साथ शामान के साथ जंगल में मौजूद होता है, जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं और यकीनन वो उस जंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि उसने उस्मान बे और बाकी तमाम सरदारान के खिलाफ चलनी होती है। यहाँ पर नईमान को बहुत ही ज़्यादा परेशान देखा जाता है। यकीनन उसके परेशानी की सबसे बड़ी वजह तो उस्मान बे होते हैं, क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ चलने के लिए कोई ना कोई चाल होनी चाहिए, लेकिन वो उसके पास कोई चाल नहीं होती। फिर इस सीन का भी इख्तिताम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलचे खातून आयशा खातून के साथ बातें कर रही होती हैं अपनी शादी के बारे में, लेकिन यहाँ पर एलचे खातून को तमाम दूसरी खवातीन पर शक हो जाता है और सबसे ज़्यादा शक तो उसे अपनी माँ पर होता है, क्योंकि उसकी माँ के चेहरे के तासरात कुछ तब्दील हो चुके होते हैं। इसके बाद ड्रामे में हमें दिखाया जाता है कि बेंगे खातून बाला खातून से इजाज़त लेती हैं और वो वहाँ से बावर्ची खाने में चली जाती हैं। बावर्ची खाने में जाने के बाद वो फिर को जो खाना दिया जाना होता है उसके अंदर जहर मिला देती हैं, जिससे वो चाहती थी कि फिर मर जाए। अब इस काम का जिम्मा कोई और लेने को तैयार नहीं होता, बल्कि खुद बेंगे खातून इस्मा खातून को कहती हैं, जिसने पहले ओरहान बे के लिए ये जाल बिछाया था। इस बार भी वो इस्मा खातून के जरिए से फिर को जहर देना चाहती थी। वो इस्मा खातून से कहती हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे, या तो हमें सुल्ताना ख़त्म कर देंगी या फिर उस्मान बे हमारा खात्मा कर देंगे जब उन्हें हकीकत का पता चलेगा। अब इसी वजह से इस्मा खातून इनकी बात मान लेती हैं और वो खाना लेकर फिर के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर सिपाही भी मौजूद होता है। लेकिन इस्मा खातून जब खाना लेकर फिर के पास जाती हैं तो फिर को अंदाज़ा हो जाता है कि शायद इसने उसके अंदर कोई चीज़ मिला के रखी है, जिसकी वजह से वो पहले तो मुंह से इनकार करती है, फिर उस खाने को उसी वक्त उसके सामने ही गिरा देती है, जिस पर सिपाही जो कि उस खेमे में मौजूद होता है वो गुस्सा करता है और कहता है कि इसे भूख से मरने दो, इसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद इस्मा खातून वहाँ से चली जाती हैं। खेमे से बाहर आने के बाद बेंगी खातून इस्मा खातून से पूछती हैं कि उसने खाना खाया है या नहीं। इतने में इस्मा खातून बताती हैं कि उसने खाना नहीं खाया बल्कि गिरा दिया है। अभी ये बातें चल ही रही होती है कि एलचे खातून वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जिसको इस्मा खातून पर बहुत ही ज़्यादा शक होता है, जैसे कि हमने पहले बताया था। अब वो इस्मा खातून से पूछती हैं कि क्या तुमने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं लग रहे, लेकिन वो इनकार कर देती हैं और कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब इस सीन का भी यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। फिर इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि नईमान एनागोल किले के अंदर पहुँच चुका है, जहाँ पर वो ओलफ के साथ थोड़ी सी लड़ाई की प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन इसका इख्तिताम बहुत ही जल्द हो जाता है, क्योंकि नईमान ओलफ को हरा देता है और उसकी गर्दन पर तलवार भी रख लेता है। फिर इसके बाद नईमान ओलफ की सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि उसे होशियार और बहादुर लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो ओलफ को कहता है कि वो अपनी जंग का आगाज़ करे और जंग का आगाज़ करने के लिए उसे सबसे पहले आगाज़ तुर्गुत बे से करना होगा, क्योंकि ओलफ अभी उनसे बहुत ही ज़्यादा होशियार है और उसके बारे में वो बाद में सोचेंगे। नईमान ओलफ से कुछ देर बातें करता है और वो उसे बताता है कि उस्मान बे के लिए हम कोई और चाल चल रहेंगे, अभी तुम्हें तुर्गुत को ठिकाने लगाना होगा। हम आपको यहाँ पर दोस्तों बताते चले कि वहाँ पर एलगन खातून भी मौजूद होती हैं, जो इस बारे में उस्मान बे को जाकर बता देंगी। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुनूर एल्प अपने बाकी दोस्तों के साथ जंगल के रास्ते में मौजूद होता है, जहां पर उन तमाम सरदारान के सिपाही अपने अपने कबीले से सोना इकट्ठा करके संदूकों के अंदर भर के यहाँ पर नईमान को देने के लिए पहुंच रहे होते हैं। वो उनके सामने चला जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सोना हमारे हवाले कर दो और अपने आप को भी हमारे हवाले कर दो। लेकिन बाकी तमाम सरदारान के जो सिपाही होते हैं वो इस बात से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सब के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और हम सब जानते हैं चूँकि कोनूर एल्प बहुत ही ज़्यादा होशियार और ताकतवर होते हैं, तो वो बाकी तमाम सरदारान के सिपाहियों को कब्ज़े में ले लेते हैं और सोना भी उनसे हासिल कर लेते हैं। क्योंकि उस्मान बे का ये हुक्म था तो उन्होंने वो सोना हासिल ही करना था, जिसके बाद वो सोना हासिल भी कर लेते हैं। सोना हासिल करने के बाद कोनूर एल्प अपने साथियों को कहता है कि अब हम वापस कबीले जा रहे हैं और इन साथियों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि चेरकोताय एनागोल किले के अंदर सफाई कर रहा होता है। सफाई करते दौरान वहाँ पर एलगन खातून आ जाती हैं।
ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایلگن خاتون اس وقت وہاں پر موجود ہوتی ہے جہاں پر جب نعیمان اور اولف آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایلگن خاتون آ کر ان کو ان بارے میں تمام معلومات مہیا کرتی ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ آگے جا کر عثمان بے کو بتائے۔ اتنے میں اولف کا ایک سپاہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ ارنی ریبا تمہیں اولف وہاں پر بلا رہا ہے۔ اتنے میں وہ اولف سے ملنے کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے اور چیرکوتائے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ معلوم خاتون، اکتمر بے، عائشہ خاتون، ارحان بے اور باقی تمام عثمان بے کے سپاہی یعنی شہر پہنچ چکے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ یعنی شہر حاصل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے میں معلوم خاتون سلجوقی سپاہیوں سے درخواست کرتی ہے یا انہیں کہتی ہے کہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، اب ہمارا شہر لینے کے لیے ہم خود واپس آ گئے ہیں۔ لیکن سلجوق سپاہیوں کے کمانڈر یہ کہنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ شہر حاصل کرنا ہے تو وہ سلطانہ سے اجازت لیں گے، ورنہ وہ اسے شہر واپس لینے میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے۔ اتنے میں معلوم خاتون اکتمر بے کو کہتی ہیں کہ ہم نے ان سب کو قیدی بنانا ہے اور انہیں بعد میں سلطانہ کے پاس بھیجنا ہے، اس لیے ہم کوئی قتل و غارت نہیں کریں گے چونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اتنے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اکتمر بے اور تمام باجیان مل کر جتنے بھی سپاہی ہوتے ہیں ان سب کو گرفتار کر لیتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں یعنی شہر دوبارہ سے عثمان بے کے انڈر آ جاتا ہے اور ان کو بالا خاتون اور معلوم خاتون فتح کر لیتی ہیں، اور کچھ دیر کے بعد فتح کرتے ہی پورا یعنی شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ یعنی شہر پر عثمان بے کے کائی قبیلے کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور باقی تمام سپاہیوں کو سلطانہ کی طرف واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یوں یعنی شہر دوبارہ سے عثمان بے کے انڈر آ جاتا ہے۔ یہ بے شک اس وقت ان کے لیے ایک خوشی کا سما تھا۔ اب عثمان بے کی طرف سے دیا جانے والا یہ کام جو کہ معلوم خاتون نے پورا کرنا تھا، معلوم خاتون اور بالا خاتون اس کام کو پورا کر دیتے ہیں اور یعنی شہر کو اپنے انڈر واپس حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی شہر اور سونا دونوں کے دونوں عثمان بے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بے سلطانہ کے سامنے جانے کے لیے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور بہت جلد ہی سلطانہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سلطانہ ہم جانتے ہیں پہلے سے ہی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس نعیمان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کو یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ باقی جو سونا نعیمان کے لیے لایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی عثمان بے نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد سلطانہ کے پاس عثمان بے پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر وہ سب سے پہلے تو سلطانہ کو یہ بات کہہ کر پریشان کر دیتے ہیں کہ یعنی شہر اب اس کی ملکیت تھی وہ اس نے واپس لے لی ہے۔ اتنے میں سلطانہ عثمان پر غصہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے سامنے یہ غصہ پھیکا پڑ جاتا ہے کیونکہ عثمان بے وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں جو اس نے کرنا تھا، اور وہ ہمیشہ کر ہی رہیں گے، یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں۔ اس سین کا اختتام یوں کیا جاتا ہے کہ سلطانہ اور عثمان بے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ترگت بے اولف کے لیے ایک جال بچھاتا ہے جس میں وہ یہ اولف کو پیغام بھجواتا ہے کہ فرگ نے پیغام بھجوایا ہے کہ اس کو ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ فرگ کو بچانے کے لیے اپنے محل سے باہر نکلتا ہے، اور اس کا آمنا سامنا ترگت بے کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ترگت بے نے ہی اس کے لیے جال بچھایا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ ایلگن خاتون بھی اولف کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہی ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس میں ترگت کا ایک دوست اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ ایلگن خاتون بھی وہاں پر موجود ہیں، اس لیے وہ اپنی فوج کو بتا دیتے ہیں کہ ایلگن خاتون کو کچھ نہیں کرنا، باقی تمام لوگوں کو ختم کر دو اور ان کا صفایا کر دو۔ اولف کے ساتھ شہنشاہ کی فوج بھی موجود ہوتی ہے جو کہ ترگت بے کے خلاف اس کے لیے لڑنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اس سین کا اختتام بہت ہی جلد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سین یہیں پر روک دیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ نہیں دکھایا جاتا۔